नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम राजनीतिक खबरों की। और आज भी हमारी टीम देहात क्षेत्र में रही। हमने भी कई गांवों का आज दौरा किया। आज की आपको स्थिति बताएंगे और कई धमाकेदार खबरें भी है। एक के बाद एक पंचायतों में समीकरण बदलते जा रहे हैं। वो किस प्रकार बदलते जा रहे हैं, उसका मूल रीजन क्या है, वो भी आज हम बात करेंगे। और दोस्तों, आज हम चारों विधानसभाओं की बात करेंगे। आपको बताएंगे टक्कर कहाँ कैसे है और आने वाले समय में जो शक्ति प्रदर्शन होगा 21 तारीख को 22 तारीख को नेताओं का, उसमें कौन कौन नेता आ रहे हैं और वो कितना बड़ा अहम और चुनौतीपूर्ण है इन नेताओं के लिए। और ये जो शक्ति प्रदर्शन होगा वो कितना अहम होगा और क्षेत्र पर इसके क्या असर पड़ेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। नेताओं के गिरते राजनीतिक स्तर की भी, विशेषकर हम आपको कुछ रिकॉर्ड बताएंगे हनुमानगढ़ जिले से संबंधित, जिसका संभवतः आपको पता ना हो। वो रिकॉर्ड भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों भाषण से। जो भाषण का स्तर गिरता जा रहा है लगातार नेताओं का, ऐसा नहीं है कि एक नेता का भाषण का स्तर गिरा है। लगभग सभी नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं और ऐसे शब्दों का सहारा ले रहे हैं जो शब्द उन्हें बचना चाहिए। राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इन नेताओं का अनुसरण करती है जनता और नई युवा पीढ़ी। उस युवा पीढ़ी को ये नेता क्या सिखा रहे हैं, जिस प्रकार की भाषणबाजी भादरा क्षेत्र में देखने को आ रही है। और दोस्तों, हम तो बार बार आपको एक चीज बताते हैं कि किस तरह भादरा की राजनीति पूरे राजस्थान में अलग मानी जाती है। नौर में भी चुनाव है, राजगढ़ में भी चुनाव है, तारानगर में भी चुनाव है, हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है ये। लेकिन इन विधानसभा क्षेत्रों में भी चर्चाएं भादरा की ज्यादा रहती है, भादरा की राजनीति की ज्यादा रहती है। और भादरा के राजनीति का गिरता स्तर, उसकी चर्चा भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है। आजकल एक एक छोटी से छोटी चीज भी कहां से कहां पहुंच जाती है पूरे भारत में और भारत से बाहर भी। हमारे क्षेत्र के अप्रवासी लोग जो है वो दोस्तों उन बातों को देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसी राजनीति हो रही है भादरा में। मैं एक आपको तारानगर का एग्जाम्पल देता हूं। तारानगर में एक वीडियो वायरल हो रहा है नरेंद्र बुडानिया का, और उस वीडियो में नरेंद्र बुडानिया कहते हुए सुने जा रहे हैं कि चुनाव में किसी को मारना भी पड़े तो मार डालो, लेकिन चुनाव जीतना जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा आदमी चुनाव लड़ने के लिए आ गया है। संभवतः ये शब्द राजेंद्र राठौड़ के लिए कहे गए कि बहुत बड़ा आदमी आ गया है और इसके लिए चुनाव हमें येन केन प्रकरण जीतना है। इसके लिए किसी आदमी को मारना पड़े तो मार दो। और ये वीडियो वायरल होने के बाद में तारानगर में सही पूछो तो बहुत ज्यादा चर्चा इस वीडियो की चल रही है और पूरे के पूरे समीकरण जैसे इस वीडियो पर आकर केंद्रित हो गए हैं। किसी मुद्दों की जरूरत ही नहीं रही है। तो भाषा का स्तर और एक बयान कितना असर डालता है, आपको मैं ये भाषण का गिरता स्तर, इसकी समीक्षा विस्तार से करने से पहले कुछ और बातें आपको बताऊंगा। पूर्व में आपको याद होगा लालचंद डुड्डी बहुत ही कड़क मिजाज नेता रहे हैं, लेकिन बड़े ईमानदार नेता थे, बड़े सीधे साधे नेता थे। कार्यकर्ताओं से सीधी बात करते थे और कार्यकर्ताओं की क्या, बड़े बड़े नेताओं की, जो उनसे अगर जुबान लड़ा के कोई बात करने की मनसा रखे हुए उनके सामने आता है तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी स्वर्गीय लालचंद डुड्डी के सामने बात करने की। ऐसे कड़क मिजाज नेता थे और गांव में वोट मांगने निकले। 1993 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डुड्डी की सीधी सीधी टक्कर थी इस चुनाव में। और जब कलाना गांव में, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, कलाना गांव में वोट मांगते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि हमारे बच्चे को कहीं नौकरी में लगा दो, लेकिन उनके जो शब्द थे बुजुर्ग के, देहाती भाषा में जिसे कहते हैं, हमारे छोरे को कहीं चेप दो, मारवाड़ी में उन्होंने ये कहा। तो लालचंद डुड्डी ने जवाब दिया कि कहां चेप दूं इसको, खंबे के तो मैं चेप दूं।
कहाँ है नौकरी। तो ऐसे शब्द उस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने थे। उस समय की बात कर रहा हूं मैं। एक शब्द कितना ये बड़ा शब्द हो रहा होगा और कितना संवेदनशील रहा होगा, इसकी तो महत्ता आप समझ रहे होंगे। क्या शब्द है, लेकिन इसका असर पूरे विधानसभा में गया। और आप यकीन मानिए, ज्ञान सिंह चौधरी की कांग्रेस की टिकट कटी थी, सुरेश चौधरी को मिली थी, 22,500 वोट मिले थे और यहां ज्ञान सिंह चौधरी निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। रैलियां हुई थी, उसकी भी मैंने आपको चर्चा करके बताया था। बहुत बड़ी रैली थी उस समय, 25-30 हजार व्यक्ति उस रैली में आए थे उस समय। लालचंद रूडी की भी रैली थी, लेकिन ज्ञान सिंह चौधरी की रैली की चर्चा ज्यादा थी और वो ज्यादा बड़ी थी और इसका असर भी हुआ और वो चुनाव जीत गए। कहने का तात्पर्य ये कि नेताओं के बिगड़े बोल, उनके अमर्यादित बोल कितना असर डालते हैं चुनावों पर और कैंपेन पर, और मुद्दे दे देते हैं बैठे बैठाए विपक्ष को। एक नेता गलत बोलकर मुद्दा थमा देता है दूसरे नेताओं को, और ऐसा हमारे क्षेत्र में भी एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। कई नेताओं ने अपने बोल बिगाड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नेता की है वो है बलवान पूनिया। आप फिर कहेंगे कि मैं बलवान पूनिया का ही नाम बार बार क्यों लेता हूं। अरे भाई, किसका नाम ले। सबसे ज्यादा विरोध की राजनीति अब भादरा क्षेत्र में जो देखी जा रही है, जिसे बलत की राजनीति भी कहते हैं, वो सत्ता पक्ष के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी के तहत बलवान पूनिया के विरुद्ध देखी जा रही है कि येन केन प्रकेन बलवान पूनिया को इस बार जीतने नहीं देना है, हराना है। और ये लहर सी चल रही है, गांव में भी ये लहर चल रही है। संजीव बेनीवाल को इसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। फायदा इसका अकेले संजीव बेनीवाल को नहीं मिल रहा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, याद करें आप, पिछला चुनाव याद करें, 3 उम्मीदवार थे, तिकोनी टक्कर जैसा प्रतीत हो रहा था। सुरेश चौधरी भी कांग्रेस की टिकट से थे, भाजपा से संजीव बेनीवाल थे, जबकि माकपा से बलवान पूनिया थे। और माकपा की आंधी चल रही थी, जैसे अब संजीव बेनीवाल की लहर सी चल रही है। माकपा की आंधी थी और उस आंधी में भी बातें होती थी तिकोनी टक्कर की। लेकिन क्या हुआ, सुरेश चौधरी काफी पीछे रह गए और संजीव बेनीवाल भी बलवान पूनिया से 23,000 से अधिक वोटों से पीछे थे। तो टक्कर तो थी नहीं, और कमोबस ये चुनाव क्या उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, ये देखने वाली बात है। और इसका परिणाम क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां बिगड़े बोल की। तो जिस प्रकार से अन्य नेता, ऐसा नहीं है कि बलवान पूनिया के बोल बिगड़े हैं। अगर बात करें तो बलवान पूनिया को भी बजरंग सहारण, संजीव बेनीवाल, इनके द्वारा गद्दाफी, गब्बर, किम जोंग, बहरूपिया, चोर, रंगाबिला, ना जाने कितने कितने शब्दों से नवाजा जा रहा है नेताओं को। और बलवान पूनिया तो सारी हदें पार कर रहे हैं। ये तो शब्द फिर भी फिल्मी से और देखने में एक प्रकार से डायलॉग जैसे लगते हैं, और डायलॉग ही बलवान पूनिया बोलते हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा असर और नाम लेकर नेताओं को, और जो डायलॉग चूज करने की चीज थी, जैसे कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया, उससे पहले उन्होंने मीनू बेनीवाल भामाशा का नाम लिया था। तो इस प्रकार के, और उससे भी पहले जैसे मां बनने के, और भी कई दलित पर हो या कोई भीमटा चिमटा आदि, इस प्रकार के अनेकों बयान लिए गए। हम ऐसे नाम लेना नहीं चाहते और हम आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन इस प्रकार से लिया। और उसका जो सारांश था वो भी आगे बताया कि वो इस प्रकार था। मेरा सारांश ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं था जो जनता में प्रचारित किया जा रहा है। इसका अर्थ ये था, उन्होंने एक कार्यकर्ता का नाम लिया। बोल कुछ जाते हैं, बाद में जब बिगड़ जाती है बात और दबाव में आ जाते हैं तो फिर पलट देते हैं बात को। तो इस प्रकार से शब्दों की जो गरिमा है वो गिरती हुई हमने देखी। ऐसा नहीं है कि बलवान पूनिया के लिए अन्य नेता कुछ नहीं बोलते हैं। शंकर बाकर भी इसी प्रकार से कई बार आरोप लगा चुके हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और भी कई नई नेता बोल देते हैं।
और बहुत से नेता, जैसे अगर बात करें अनिल ओलख की, प्रधान की, तो वो भी अपने साले साहिब के लिए कई शब्द बोल देते हैं। और बलवान पूनिया भी उनको पता नहीं क्या क्या बेहुदा आदमी या बहुत सी चीजें वो उनके लिए भी बोल देते हैं। तो शब्दों का स्तर गिर रहा है। ये अमर्यादित सी राजनीति भादरा क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। लेकिन संजीव बेनीवाल जो है वो अपने शब्दों का चूज जो है, चयन जो है, वो बहुत ही नपे तुले अंदाज में करते हैं और उसका फायदा उनको मिलता है। वो कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं जो कोई अमर्यादित असंसदीय शब्द हो, और नहीं भी बोलना चाहिए। बलवान अगर बजरंग सारणी की बात करें तो वो भी नहीं बोलते हैं। राजेंद्र जलंधरा बड़े नेता तेजी के साथ उभर रहे, वो भी कोई ऐसा गलत शब्द नहीं बोल रहे। तो कुल मिला के इन शब्दों पर कंट्रोल कब होगा और इनका असर क्या है, विपक्षी नेता बलवान पूनिया बनाकर उन्हीं पर वार कर रहे हैं, इन हथियारों का उन्हीं पर वार कर रहे हैं। कितने ये कारगर होंगे हथियार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और वर्तमान की कैंपेन से आप समझ भी सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जो आप सुन रहे हैं उन चीजों के लिए, और आपके पास रिपोर्टें भी आती होगी। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, शक्ति प्रदर्शन आने वाले समय में बड़ी बड़ी नेता की मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। जनसभा, उसमें जन सैलाब उमड़ने वाला है। वो शक्ति प्रदर्शन क्यों जरूरी है, उसके मायने क्या है। दरअसल 22 नवंबर को दो बड़े नेताओं की जनसभा है, एक ही दिन, बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल की। तो ये एक दिन का शक्ति प्रदर्शन होगा और उसके ठीक 3 दिन बाद में वोटिंग होगी, और उसके ठीक एक दिन बाद में शाम को 5-7 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो ये अंतिम सभा होगी। उसके बाद में सारे के सारे ये नेता जो सभा करने वाले हैं वो घर घर जनसंपर्क करेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो उससे पहले ये बड़ी जनसभा होगी, और संजीव बेनीवाल की जनसभा में राजनाथ सिंह भादरा आएंगे। राजनाथ सिंह देश के बहुत बड़े लीडर हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो भादरा आ रहे हैं। तो बीजेपी का चुनाव लड़ने का एक प्रकार से कंसेप्ट क्लियर है। वो अपने एक बड़े नेताओं को इन चुनावी सभाओं में भी भेजती है, और नौहर में राहुल गांधी आ रहे हैं, और थोड़े दिन पहले वसुंधरा राजे सिंधिया में आई थी। तो हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा है, और आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो बलवान पूनिया की जो सभा है 22 नवंबर को, उसमें कौन बड़ा नेता आएगा उसकी सूचना अभी नहीं आ रही है। संभवतः इसमें बलवान पूनिया ही होंगे। हो सकता है सीपीएम का कोई बड़ा लीडर आ जाए, क्योंकि कांग्रेस का लीडर तो अब बलवान पूनिया की सभा में आने से रहा। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है उस शक्ति प्रदर्शन को बरकरार रखने की, भीड़ एकत्रित करने की। कितनी भीड़ आएगी उससे भी इन नेताओं की चुनावी कैंपेन पर असर पड़ेगा, ये मैं आपको बता ही देता हूं। और असर क्यों ना पड़े, भीड़ के मायने अलग होते हैं और लोग उनकी चर्चा करते हैं, इसलिए भीड़ का असर बहुत होगा। 21 नवंबर को राजेंद्र जलंधरा की भी जनसभा है, और 21 नवंबर को राजेंद्र जलंधरा का जन्म दिवस भी है। उस जन्म दिवस के अवसर पर राजेंद्र जलंधरा के बारे में आपको बताऊं तो तेजी से बढ़ने वाला नाम है ये। पहले उनके बारे में कहा जा रहा था 10,000 प्लस वोट ये ले सकते हैं, ये बड़े हैं, कुमार समाज के बड़े लीडर हैं। लेकिन अब उनके बारे में धारणाएं बदली है, अब वो 10,000 से कहीं आगे, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वो कितने आगे अब निकल चुके हैं, क्योंकि कल आपने देखा होगा रामगढ़ में जिस प्रकार से शीला शेखावत ने उनका मंच शेयर किया और मंच से भाषण दिया, वो चर्चा का विषय था, और उनको समर्थन दिया, वो चर्चा का विषय है। अभी भी पूरी विधानसभा क्षेत्र में उसको लेकर चर्चाएं, हमने कल भी बोला था आपको, जब चर्चाएं क्या होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो राजेंद्र जलंधरा का राजनीतिक ग्राफ बढ़ा है, तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और वो सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। राजेंद्र जलंधरा कितने वोट ले सकते हैं
ये तो अभी भविष्य के गर्भ में हम किसी के वोट तो यहाँ नहीं बता सकते, और ये भी नहीं बता सकते कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन 3 पर है, कौन 4 पर है, और कौन कितना आगे बढ़ सकता है, घट सकता है। आप इनकी जो रिपोर्टें हम आपके सामने पेश करते हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन से गांव में ये आगे है, कौन कौन से गांव में पीछे हैं। तो कुल मिला के 21 नवंबर को राजेंद्र जलंधरा की भी बड़ी सभाएं हैं, शक्ति प्रदर्शन है। उसमें क्या होगा, कितनी तादाद में भीड़ उमड़ती है, ये देखने वाली बात है। और उनकी कैंपेन और उनकी ईवीएम में जो वोट आएंगे, संख्या जो होगी, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अब लगे हैं वो धुआंधार। अब बात करते हैं बजरंग सहारण की महापंचायत की, तो वो भी 21 नवंबर को है। तो 21 नवंबर को 2 बड़े नेताओं की जनसभाएं हैं, और 22 नवंबर को भी 2 बड़े नेताओं की जनसभा है। इस बार कांग्रेस बड़ी जनसभा नहीं कर रही है, और कांग्रेस एक नई थ्योरी पर चल रही है, क्योंकि टिकट लेट मिली है। घर घर संपर्क, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ सभाओं पर धुआंधार ताबड़तोड़ जोर दिया जा रहा है। और कल आपने देखा होगा क्यामखा निवास में जबरदस्त सभा की अजीत बेनीवाल ने, और लगातार उनकी सभाओं में अब भीड़ भी उमड़ने लगी है। और कांग्रेस को छोड़कर जो लोग गए थे अन्य जगह, अब वो वापस लौटने लगे हैं। वो कितनी बड़ी संख्या में लौटेंगे और ये संख्या कितनी पहुंचेगी। वैसे अजीत बेनीवाल की आज भी हमने कवरेज की एक मलसीसर में, उनके वक्ता बहुत सीधे और सपाट बोल रहे हैं, और वो निशाना बना रहे हैं बलवान पूनिया को, क्योंकि बलवान पूनिया अभी भी कांग्रेस की विकास कार्य की घोषणाएं जो है वो गिनवा रहे हैं। तो बलवान पूनिया के पास ये नेता आरोप लगा रहे हैं कि बताने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ किया वो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस की टिकट से यहाँ कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको वोट दिया जाए, ये कैंपेन कांग्रेस चला रही है। देखने वाली बात है कौन किसका कारवां आगे बढ़ेगा, कौन कितना नीचे जाएगा तेजी के साथ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, तेजी के साथ ग्राफ जैसे जैसे इन अन्य नेताओं का ग्राफ बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जो वोट थे नुकसान उसी को होना है। ये एक नॉर्मल और स्वाभाविक बात है। जो सबसे ऊंचले पायदान पर, चरम पर बैठा होगा वोट लिए, नुकसान किसका होगा, उसका ही होगा। और बलवान पूनिया का नुकसान हो रहा है। आज की मैं बात बताऊं आपको, तो आज दोस्तों चाहे ढील की जाटान हो, करोती गांव में हमने देखा, करोती गांव में 300 सवा 300 लगभग जो वोट हैं वो लगभग एक तरफा आज संजीव बेनीवाल के पाले में आते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद में दीपलाना की सभा भी संजीव बेनीवाल की जबरदस्त जनसभा थी, और जबरदस्त लोगों ने माकपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन की और बहुत उत्साह था। उसके बाद में जो परलिका की सभा थी संजीव बेनीवाल की, उसमें सारे समीकरण एक प्रकार से जैसे बदल गए हो, उलट हो गए हो। करीब 2200 के करीब वोट परलिका में बलवान पूनिया को आए थे 2018 में, और 1800 कुछ वोट आए थे संजीव बेनीवाल को। 400 करीब वोटों का गैप था यहाँ संजीव बेनीवाल में और बलवान पूनिया में। अब ग्रामीण कह रहे हैं कि एकदम उलट हो गया है ये समीकरण, और यहां परलिका में लहर चल रही है संजीव बेनीवाल की। तो परलिका गांव तो बलवान पूनिया का हम मानकर चल रहे थे, लेकिन एक एक करके फिर इनकी पंचायतों में सेंध मारी जा रही है। और दोस्तों ये सिलसिला रुकेगा कहां, संजीव बेनीवाल आखिर कहां जाकर रुकेंगे। 60,000 वोट लिए थे करीब उन्होंने 2018 में, बलवान पूनिया ने 82,000 वोट लिए थे, करीब 23,000 वोट ज्यादा। और अब जो सिलसिला चल रहा है नीचे आने का और ऊपर जाने का, ये सिलसिला रुकने वाला कहां है जाकर, ये देखने वाली बात है। कहीं गैप बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, और क्या कांग्रेस टक्कर में आ सकती है, क्या राजेंद्र जलंधरा टक्कर में आ सकते हैं, क्या बजरंग सहारण भी बहुत ज्यादा आगे आ सकते हैं, ये देखने वाली बात है। नेता और भी है, वोट उनको भी मिलेंगे, वोट सबको मिलेंगे, लेकिन वो कितने मिलेंगे ये देखने वाली बात है। होम वोटिंग के लिए आज प्रशासन ने अलग अलग 8 टीमें दौड़ाई बादरा क्षेत्र में, वो चुनाव प्रचार भी कर रही है। और बुजुर्गों को और जो दिव्यांग है,
जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ है उनको घर में ही वोटिंग करने का अवसर इस बार सरकारें प्रदान कर रही है। चुनाव आयोग इसकी पूरी योजना बना चुका है। तो ये काफी अच्छी और बहुत ही शानदार बात इस चुनाव की प्रथम बार देखी जा रही है। इसके अलावा मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि तारानगर विधानसभा में फिलहाल क्या टक्कर है। तारानगर विधानसभा में नरेंद्र बुडानिया बनाम राजेंद्र राठौड़ सीधा आमने सामने का चुनाव है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र बुडानिया सदमे में हो सकते हैं और उनको सदमा लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस प्रकार के एक गलती किसी भी नेता की पूरे चुनावी कैंपेन पर भारी पड़ती है। तो क्या इससे पार पाएंगे? हाँ, टक्कर चुनावी अभी भी कड़ी नरेंद्र बुडानिया बनाम राजेंद्र राठौड़ की है। कहीं ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ एक तरफा यहां चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता। करारी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे वीडियो का असर होता है दोस्तों, चुनाव में बहुत असर होता है। भादरा में आप ये असर अपने गांव में ही स्पष्ट देख सकते हैं। राजगढ़ की बात करें तो मनोज न्यांगली, सुमित्रा पूनिया और कृष्णा पूनिया तिकोनी टक्कर बनकर उभर रही है, तिकोनी टक्कर। और अभी भी अग्रिम पंक्ति में मनोज न्यांगली को ही माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों नेता अपने चुनावी कैंपेन में मनोज न्यांगली से चुनावी मुकाबले की बात करते हैं। भाजपा और कांग्रेस तो दोनों का लक्ष्य एक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये नेता ही बता रहे हैं कि हमारी टक्कर इससे है, तो प्रमुख टक्कर में कौन है और नंबर 2 पर 3 पर कौन है, ये फैसला जनता करेगी। अब बात करें हम नौर की, तो नौर में सीधे आमने सामने की टक्कर दोस्तों खुलकर उभर कर सामने आई है। भाजपा के अभिषेक मटोरिया और कांग्रेस के अमित चचाड़। हालांकि अनेक उम्मीदवार यहां भी है। मंगेश चौधरी भी अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में है और जो बागी खड़े होने की स्थिति थी काशीराम गोदारा की, वो संभावनाएं सारी धूमिल हो चुकी है। मटोरिया के साथ आ चुके हैं ये सारे नेता। तो भाजपा में यहां कोई बागी नहीं है। अब चर्चा ये कि क्या भाजपा यहां रिकॉर्ड बना सकती है? तो क्या विकास कार्य कम थे अमित चचाण के? दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में विकास कार्य एक जैसे ही रहे हैं लगभग विधानसभाओं में। अगर भादरा की बात करें, नौर की बात करें, तो आप ये कांग्रेस के नेता रविंद्र मोरसरा तो इसको कहते भी हैं कि आप अगर भादरा के विकास कार्य कितने हुए आपको देखना है तो आप नौर वाले उठा लीजिए और अमित चचाण की जगह बलवान पूनिया लिख दीजिए। और नौर वाले देखने हैं तो भादरा वाले में बलवान पूनिया का नाम हटाइए, अमित चचाण लिख दीजिए आप। सेम सारे के सारे एक जैसे विकास कार्य हुए हैं, पूरे राजस्थान में हुए। ऐसी कांग्रेस के नेता जो है वो संबोधनों में बातें लोगों को बता रहे हैं। अब बात करें भादरा की, तो भादरा की टक्कर तो निश्चित रूप से आमने सामने की दिखाई दे रही है अभी तक। संजीव बेनीवाल बनाम बलवान पूनिया और कड़ी टक्कर, कभी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। सट्टा मार्केट का भी मैंने 2 दिन पहले आपको हाल बताया था, स्थिति बताई थी कैसे सट्टा मार्केट ऊपर नीचे होते हैं। तो अभी भी राजेंद्र जलंधरा, अजीत बेनीवाल, बजरंग सहारण आदि इन नेताओं को पूरा भरसक प्रयास करना होगा। आम आदमी पार्टी के महंत रूपनाथ, बहुजन समाज पार्टी के रामनाथ शर्मा और एएसपी के मुकेश चोपड़ा जो कि आरएलपी के समर्थित भी हैं, और जजपा के कार्तिक के डूडी। दोस्तों बड़े बड़े नाम है, वोट कितने ले जाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन ये नेता अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब कोई घट रहा है, कोई नीचे आ रहा है। और संजीव बेनीवाल की यहां चर्चा जो है वो तूफान चल रहा है, हवाएं चल रही है। हर बार हर पंचायत में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, हर गांव में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो भाई घट कौन रहा है? निचले नेता तो तमाम नए हैं। कार्तिक डूडी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, रामनाथ शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बजरंग सहारण पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, राजेंद्र जलंधरा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें महंत रूपनाथ की, तो पहले बसपा की टिकट से थे, 16,500 वोट लिए थे। अब कितने लेंगे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं।
और एक बलवान सिंह है मलखेड़ा के, वो हर बार चुनाव लड़ते हैं। बेशक वोट चाहे अंडर 1000 ही आए, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं। एक जुनून है अपना चुनाव लड़ने का। और भादरा क्षेत्र राजनीति की एक प्रकार से बड़ी शरणस्थली माना जाता है। यहां बताया जाता है कि गली गली, गांव गांव, वार्ड वार्ड, ढाणी ढाणी नेताओं का जन्म होता है। हर गली में आपको नेता मिल जाएंगे यहां। तो कुल मिला के नेता की इस नगरी में, अनोखी जटिलताओं वाले इस राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति क्या करवट ले रही है, किस ओर जा रहा है भादरा का चुनाव, देखने वाली बात है। हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी, गलत सूचनाएं आपको नहीं देंगे। आज भी कई गांवों का हमने दौरा किया है, उन गांव की पंचायतों की स्थितियां देखें तो परिवर्तन की लहर चल रही है इन गांवों में, परिवर्तन की लहर। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो एंटी इनकम्बेंसी, विकास कार्य में कोई भ्रष्टाचार, ये चीजें नहीं है। घोषणाएं जो हुई नहीं पूरी, ये मुद्दे भी हैं, लेकिन बोली का, रड़क काटने का, रंजिश की राजनीति का, और जो बदनामी इस सरकार को, यहां चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, यहां चाहे गुंडे माफियाओं का सवाल हो, या फिर बलवान पुनिया के करीबी 50-60 से अधिक खास खास लोग जो नेताओं की श्रेणी में थे, युवा नेताओं की श्रेणी में थे, विजय पचार हो, दलबीर बिजारनिया हो, आदि आदि अनेकों नेता, रामस्वरूप गिल जो कि एकदम खास माने जाते थे, प्रधान स्वयं उनके जीजा अनिल ओलख हो, सभी और भी कई नेता है जो बलवान पुनिया के साथ लगे, लेकिन उनके भाजपा नेताओं से मिलने की और चर्चाएं जो ये है वो भी कहीं ना कहीं बलवान पुनिया के लिए बहुत भारी मुसीबत के समान चर्चाएं हैं। बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, और उनके बड़े नेताओं के नाम, चाहे वो डीजल, नकली डीजल का कारोबार हो उसमें भी हो, चाहे कभी बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का प्रकरण हो, या फिर कहीं चंदन तस्करी का काम हो, हथियारों की तस्करी का, शराब तस्करी का, भू माफियाओं का। हम बार बार आपको बताते हैं ये मुद्दे गूंज रहे हैं भादरा में, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास के मुद्दे गौण हैं, समस्याएं गौण हैं, कोई नहीं उठा रहा समस्याओं को। हमने एक बार पहले भी आपको बताया था, मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है हमारा क्षेत्र, खारा पानी पीने को मजबूर है, शहर के लोग गटर का पानी पीने को मजबूर है, सिंचाई पानी नहरों में है ही नहीं, टेल के पानी तक की तो बात ही अलग है, नहरों में पानी नहीं है। अमर सिंह ब्रांच की कहां हमने वितरिकाएं देखी, सूखी पड़ी है, कभी पानी आया ही नहीं, खेत बंजर पड़े हैं। कहने को हमारा क्षेत्र 90 से अधिक गांवों में सिंचित होता है पानी, यहां सिंचाई से जुड़े हुए गांव माने जाते हैं वो, लेकिन पानी की बूंद नहीं है इन गांवों में। और फसल बीमा की हालात, कंपनियों के साथ मिली भक्ति के आरोप, पहले रोजाना लाइव आकर हमारे विधायक महोदय उन फसल बीमा क्लेम के लिए बताते थे, करोड़ों का, अरबों का जो जिक्र करते थे, आजकल वो जिक्र नहीं करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से वो बड़े रिकॉर्ड बताऊंगा जो आपको जानने जरूरी है, और जो इस वक्त आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा दोस्तों, मैं आपको, हमारा 7 बजे का बुलेटिन, ठीक है, आप बड़ी संख्या में शेयर करने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप 7 बजे का बुलेटिन देखने के लिए आतुर भी रहते हैं। हम इसको अपना सौभाग्य भी मानते हैं, और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, प्रेम प्यार स्नेह दुलार आपका सदैव इसी प्रकार मिलता रहे। हम भी आपके लिए इसी प्रकार बुलेटिन में खबरों का जखीरा जो है वो आसपास खबरों का लेकर आते रहेंगे। अब बड़े रिकॉर्ड बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जिस किसी हमारे दर्शक ने अभी हमारा चैनल शेयर नहीं किया है, वो नीचे ऑप्शन है शेयर का, प्लीज आप अपनी फेसबुक वाल से इस चैनल को, 7 बजे के बुलेटिन को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। तो अब मैं बड़े रिकॉर्ड आपको बता दूं जल्दी से। पहले
हमारी जो अभी हनुमानगढ़ जिला है, हमारा गंगानगर जिला हुआ करता था, 5 से 11 सीटों का रोचक इतिहास इसका रहा है। कई रोचक रिकॉर्ड भी इसके दौरान रहे हैं। 1952 की बात करें तो गंगानगर अविभाजित क्षेत्र था, अविभाजित, जिसकी 5 विधानसभाएं थी। 1952 की बात कर रहा हूं, जब देश में चुनाव का जुनून शुरू हुआ था, राजस्थान में चुनाव शुरू हुए थे, और हमारे आसपास की विधानसभाओं में भादरा में भी पहला 1952 को चुनाव हुआ था। हंसराज आर्य सर्वाधिक वोट प्रतिशत लेकर वो चुनाव जीते थे, 56% रिकॉर्ड वोट लिए थे उस समय हंसराज आर्य ने, और वो विधायक बने थे। तो हम बात कर रहे हैं 5 विधानसभा थी उस समय श्री गंगानगर की। भादरा, नौर, सादुलगढ़, हनुमानगढ़ नहीं थी उस समय। भादरा, नौर, सादुलगढ़, गंगानगर और रायसी नगर, कर्णपुर एक विधानसभा थी। अर्थात 6 बड़े शहर हैं जो अभी विधानसभा के रूप में आप जान रहे हैं, लेकिन वो 5 विधानसभाएं थी। रायसी नगर, कर्णपुर एक विधानसभा थी। 1957 के चुनाव में श्री कर्णपुर और रायसी नगर को दोनों को अलग अलग विधानसभा बना दिया गया, तो 5 से 6 संख्या होगी। 1957 को भादरा विधानसभा क्षेत्र को नौहर में मर्ज कर दिया गया 1957 को, और लगभग 10 वर्षों तक नौर में मर्ज रहा भादरा। और उस समय 2-2 विधायक चुनने की परंपराएं भी चली 2 योजनाओं में। नौर में एक सीट पर 2 विधायक चुने गए थे, रामकृष्ण बांबू और धर्मपाल, जो दोनों जीते थे, वो मैं आपको बताऊं। 1957 को सूरतगढ़ नई विधानसभा बनाई गई थी, सूरतगढ़ को नई विधानसभा भी बनाई गई थी, और सादुलगढ़ विधानसभा का नाम बदला गया था। सादुलगढ़ विधानसभा थी गंगानगर जिले की, उसका नाम बदला गया था और हनुमानगढ़ कर दिया गया था। जो हनुमानगढ़ विधानसभा आप देख रहे हैं वो 1957 में अस्तित्व में आई थी, सादुलगढ़ से हनुमानगढ़ होकर। यहां इस चुनाव में श्री गंगानगर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 5 से 6 हो गई थी। अब बात करें 1962 की चुनाव की, तो रावतसर को नई विधानसभा बनाया गया था। आपने कभी सुना नहीं होगा, युवाओं ने सुना नहीं होगा कि रावतसर भी कभी विधानसभा था। यहां भी चुनाव हुए थे 1962 को, और गंगानगर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 6 से 7 हो गई थी। 1962 की बात कर रहा हूं मैं। अब 1967 की बात करें तो इस चुनाव में संगरिया और केसरी सिंहपुर को नई विधानसभा बना दिया गया, संगरिया और केसरी सिंहपुर को, और यहां रावतसर को खत्म कर दिया गया, और भादरा यहां अस्तित्व में आया पुनः विधानसभा के रूप में, जो कि नौर में मरज था। तो यहां रावतसर को खत्म कर दिया गया, विधानसभा का तमगा छीन लिया गया। भादरा यहां वापस पुनः नौर से मर्ज होकर वापस विधानसभा बना, और संगरिया, केसरी सिंहपुर अलग विधानसभा आज के दिन 1967 में, माफ कीजिएगा, बने थे। तो कुल मिला के विधानसभाओं की संख्या जो है वो 9 हो गई थी 1967 में। अब बात करें 1972 के चुनाव की, तो संख्या 9 ही रही 1972 में भी विधानसभाओं की संख्या श्री गंगानगर में। 1977 की बात करें तो यहां टिब्बी और पीलीबंगा 2 नई विधानसभा बना दी गई, टिब्बी और पीलीबंगा, तो यहां संख्या 11 हो जाती है। 1977 से 2008 तक 11 ही रही, 2008 तक। और 2008 में टिब्बी और पीलीबंगा को खत्म कर दिया गया विधानसभा, पुनः उनको हटा दिया गया, टिब्बी और पीलीबंगा को। उनके स्थान पर अब सीटों की संख्या जो है गंगानगर में, उनके स्थान पर सादुल शहर और अनूपगढ़ को नई विधानसभा बनाया गया, तो सीटों की संख्या फिर 11 की 11 रही। तो बड़े रोचक ये रिकॉर्ड है जो आपको जानने चाहिए। और इस समय चुनावों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड बड़े अहम हो जाते हैं। और अब तक के चुनावी इतिहास में 1957 में पहली बार रायसी नगर से जो एक अलग विधानसभा बनी थी, कांग्रेस प्रत्याशी, एक नई चीज आपको मैं बता रहा हूं, चुन्नीलाल निर्विरोध चुने गए थे। अरे विधानसभा में कोई विधायक भी निर्विरोध चुना जाता है?
ऐसा रिकॉर्ड भी बना था जो कि रायसी नगर में बना था। चुन्नीलाल कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध बने थे, बाकायदा सर्व सहमति भी बनी थी। क्या अब ऐसा संभव है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। और 1962 में हारे योगेंद्र नाथ हांडा से वो चुनाव जीते थे। एक प्रकार से वो मैदान में थे और कोई भी बाद में फिर चुनाव नहीं लड़ा था किसी ने भी। एकमात्र पर्चा रहा और वो निर्दलीय चुने गए थे, एक प्रकार से निर्विरोध चुने गए थे। 1985 की बात करें तो कर्णपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी गुरदीप सिंह बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। 1985 की बात कर रहा हूं, कर्णपुर विधानसभा में बीमारी की वजह से अस्पताल में वो भर्ती थे। और लोकप्रियता का ग्राफ देखिए आप, अस्पताल में ही वो चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, कहीं कैंपेन करने नहीं गए, वो कहीं भाषण देने नहीं गए और वो विधानसभा का चुनाव जीत गए। क्या ऐसा भी नसीब किसी नेता का होता है? इतनी बड़ी लोकप्रियता भी क्या किसी की नेता की हो सकती है? ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको जल्दी से बताऊं आज के दौरे नेताओं की, और जो धुआंधार दौरा चल रहा है नेताओं का वो किस स्तर पर चल रहा है। संजीव बेनीवाल ने ढिलकी जाटान, करोती, दीपलाना, परलिका और बरवाली, रामगढ़, अभी रामगढ़ में उनकी सभा चल रही है। उसके बाद में गोगामेडी में उनकी सभा होगी। बलवान, पुनिया, कर्णपुरा, परलिका, बरवाना, खचवाना, अमरपुरा, गांधीबड़ी, मलखेड़ा, निनाण और वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 3 भादरा में आज का उनका कार्यक्रम था। जो अब भी भादरा वाला कार्यक्रम होना है, अभी उनकी मलखेड़ा में सभा पूरी हुई है जैसी सूचना थी। तो धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है नेताओं का। राजेंद्र जलंधर आज रतनपुरा, आसन, अमरपुरा, जोगीवाला, पटवा और भादरा में राजेंद्र जलंधर की भी सभाएं हैं। तो राजेंद्र जलंधर भी धुआंधार लगे हैं। बजरंग सारण आज 112, अनूप शहर, ढाका, गदरा, नेठराणा और वार्ड नंबर 3-4 नेहरा नर्सिंग हॉस्पिटल के पास में उनकी भी सभाएं आज प्रस्तावित है जो अभी होनी है। अजीत बेनीवाल की बात करें तो बागड़ बेल्ट में थे आज। मलसीसर, मेलिया आदि इन बागड़ बेल्ट में वो सघन जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाए हुए थे। तो कुल मिला के नेताओं की चुनावी कैंपेन लगातार जारी है। क्या होने वाला है आगे, क्या होगा, हमारी नजरें लगातार दोस्तों बनी हुई है। अभी भी अगर देखें तो उतार चढ़ाव का दौर है। सट्टा मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। कल जो मैंने आपको बताया था, सट्टा मार्केट को बरकरार रखने के लिए अगर कोई नीचे पायदान पर था और उसको भाव लाने हैं तो लगातार पैसे उसमें डालने पड़ते हैं, सौदे जो है वो लगातार करने पड़ते हैं। इस प्रकार की सट्टा मार्केट की व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। हम भी आपको माफ कीजिएगा बार बार इस प्रकार के समाचार बताते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी भी है क्योंकि किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है। रोकने का काम इनको पुलिस का है, तो पुलिस उनको रोकती क्यों नहीं है? आचार संहिताएं लगी है, चुनाव आयोग का साम्राज्य स्थापित है, प्रशासन, नेता, ये जो पुलिस कर्मचारी है वो एकदम निष्पक्ष और आजाद है। वो अपनी मनमर्जी से अपने मुताबिक काम कर सकते हैं, जैसा निर्देश प्रशासन का मिले। सरकारों का कोई दखल नहीं है। तो ऐसे में ये रुकने चाहिए, लेकिन रुक नहीं पाते हैं। ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी बनकर भी पिछले लंबे समय से देखा गया है, उभर कर सामने आई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।